Assalamu alaikum guys. Today our topic of discussion is roast of 5 stages of growth model. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन रोस्टो के बारे में। तो उसमें है वॉल्ट वाटमैन रोस्टो वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 1916. So he is an economist and political theorist. He wrote the stages of 5 economic growth. Rosto model is the part of the liberal school of economics. He wrote the take-off model economic growth in 1960s. नेक्स्ट हमारे पास स्टेजेस आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रेडिशनल सोसाइटी, उसके पास है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, उसके बाद है टेक ऑफ, ड्राइव टू मेच्योरिटी, उसके बाद है हाई मास कंजप्शन। ट्रेडिशनल सोसाइटी में हमारे पास क्या होता है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी होती है और स्टैटिक सोसाइटी होती है। स्टैटिक सोसाइटी का मतलब होता है कि आगे डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए आगे कोई जो है वो स्टेप्स नहीं लिए जा रहे होते। जो भी हमारे पास डिपार्टमेंट है वो जहाँ पे काम कर रहा है वो आगे उसमें तरक्की के लिए नहीं सोच रहा। आगे प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, इसमें हमारे पास कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक्सट्रैक्शन आ जाती है इंडस्ट्री की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है टेक ऑफ, इसमें डेवलपमेंट होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। नेक्स्ट है जी हमारे पास ड्रीव टू मेच्योरिटी, इसमें हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ वाइडर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बेस, इसमें कमर्शियल बेस आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी हाई मास कंजप्शन, इसमें हमारे पास आ जाता है एक्सप्लोटेशन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस इन इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट जी हम इसमें फर्स्ट सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट जो हमारे पास ट्रेडिशनल सोसाइटी थी स्टेज नंबर 1, वो उसमें कौन से करैक्टर है। सबसे पहले है सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, आउटपुट नॉट ट्रेडेड और रिकॉर्डेड। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमी है ना वो और सब्सिस्टेंस है। सब्सिस्टेंस का मतलब ये होता है जैसे अगर हम लोग एग्रीकल्चर में ले तो जो किसान होंगे ना वो सिर्फ अपने गुजारे लायक उतनी ही प्रोडक्शन कर लेंगे, उसको या तो वो कंज्यूम कर लेंगे या फिर उसको वो थोड़ा बहुत उसको बेच के तो उससे अपनी जो गुजर बसर कर लेंगे। उसमें कोई इस सब्सिस्टेंस सोसाइटी में ना जो है वो ट्रेड का कोई कंसेप्ट नहीं होता कि हम बाहर ट्रेड करें या उससे प्रॉफिट हासिल करें। तो उसमें उसका है आउटपुट नॉट रिकॉर्डेड और ट्रेडेड और रिकॉर्डेड। ना तो इसमें आउटपुट ट्रेड हो रहा है, ट्रेड हो रही है आउटपुट की, ना ही रिकॉर्ड हो रहा है। नॉर सेंट्रलाइज्ड नेशन और पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड नेशन नहीं होती। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई मार्केट्स नहीं अवेलेबल होती जो हैं वो सेलर के लिए कि वो किसी जगह किसी मार्केट में जाके जो अपनी प्रोडक्ट है या अपनी सर्विस है उसको सेल आउट कर सके। इसके बाद है लिमिटेड एबिलिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज द एब्सेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। वो ये कह रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ की वो एबिलिटी है ना वो लिमिटेड है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया, जब किसान वो जो है वो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करेगा तो वो कैसे हमारे पास जो ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, या प्रोडक्शन ही नहीं की जाएगी कमर्शियल बेसिस पे बेचने के लिए, ट्रेड करने के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, ट्रेड ज़रूरी है। और तो ये अगर वो सब्सिस्टेंस इकॉनमी पर ही गुजारा कर रहा है तो वो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद नहीं है क्योंकि हम सब्सिस्टेंस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है हमारी ग्रोथ नहीं हो रही इकॉनमी की। उसके बाद कह रहा है कि कन्वेंशनल टेक्निक जो पीछे से चली आ रही हैं वही टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं, उनमें कोई आगे जो है वो एवोल्यूशन नहीं हो रही वर्किंग टेक्निक्स में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, ये हमारे पास करेक्टराइज है डेवलपमेंट माइनिंग इंडस्ट्रीज़। इसमें हमारे पास माइनिंग इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। इंक्रीज इन कैपिटल यूज़ इन एग्रीकल्चर, जो हमारे एग्रीकल्चर में उसमें कैपिटल यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है। थोड़ी बहुत उसमें जो है वो एवोल्यूशन हो जाती है कि जो ट्रैक्टर वगैरह आ जाते हैं ताकि बेहतर काम हो सके। नेसेसिटी ऑफ एक्सटर्नल फंडिंग, नेसेसरी हमने पता लग जाता है कि जो हमें एक्सटर्नल फंड की भी ज़रूरत है काम करने के लिए क्योंकि हम तरक्की की तरफ जा रहे होते हैं। सम ग्रोथ इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सेविंग और इन्वेस्टमेंट होने लग जाती है। इंक्रीजिंग स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडवांसेस इन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, वो कह रहा है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसमें इंक्रीमेंट होता है या फिर जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो पहले से चीज़ मौजूद होना। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी एडवांसमेंट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है जी डेवलपमेंट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो ये कह रहा है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट की जो आइडेंटिटी की डेवलपमेंट हो जाती है। उसमें हमारे पास जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना वो शेयर्ड होने मतलब लोग इकोनॉमिकली
लोग एक दूसरे से जो है वो काम लेते हैं और इसमें एक सेम इंटरेस्ट को लेके चला जाता है ताकि प्रोडक्शन की जाए और बेहतर प्रॉफिट हासिल किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टेक ऑफ कंडीशन। इसमें हमारे पास करैक्टर्स हैं। यहाँ पे अर्बनाइजेशन इंक्रीजेज, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसीड, टेक्नोलॉजिकल एंड ब्रेक थ्रू ऑकर्स। तो इसमें ये कह रहा है कि अर्बनाइजेशन मतलब जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है एरिया, उसमें हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज़ हो जाती है, उसमें हमारे पास टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू आ जाता है। टेक्नोलॉजिकल मतलब इसमें हमारे पास बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई थी। यहाँ पे उन्होंने बेहतर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे हम अगर एज एन एग्रीकल्चर एग्जांपल ले लें तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेहतरी आती है, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी शुरू हो जाती है। फर फर्दर ग्रोथ इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, सम रीजनल ग्रोथ। तो ये कह रहा है कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स है ना उसमें मज़ीद फर्दर ग्रोथ होती है और रीजनल ग्रोथ भी होती है। मतलब रीजनल लेवल पे भी जो एरिया में काम हो रहा है वो रीजनली लोग जो है ना वो सेव करते हैं पैसे और उससे इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्राइमरी सेक्टर इन द इकोनॉमी शिफ्ट्स क्विकली टूवर्ड्स सेकेंडरी। और प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो जहाँ पे काम हो रहा है सिर्फ अपने यूज़ के लिए। सेकेंडरी सेक्टर में जो होता है ना वो सिर्फ अपने यूज़ के लिए ही नहीं प्रोडक्शन की जाती बल्कि उसको सेल आउट करके प्रॉफिट हासिल करने के लिए भी की जाती है। एन एग्जांपल ऑफ द टेक ऑफ इज़ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन 1960। जैसे हमारे 1960s में जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आई थी उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए जो थी वो टेक ऑफ कंडीशन थी। उसके बाद है हमारे पास प्री ड्रीव टू मेचोरिटी। तो इसमें हमारे पास करैक्टर्स आ जाते हैं। Growth becomes self-sustaining wealth generation and enables further investment in the value-adding industry and development। तो ये कह रहा है जो growth है ना become self-sustaining wealth generation enables further investment। वो जो हमारे पास growth होती है ना वो self-sustaining ज़्यादा बेहतर growth होने लग जाती है। ना सिर्फ उनसे वहाँ पे किसानों की अपनी ज़रूरत पूरी हो सकती है बल्कि उनके पास एडिशनल जो है प्रोडक्ट बच जाती है या एडिशनल जो है उनके पास जो उन्होंने जो गुड बना रहे हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बच जाती है तो वो फिर उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो जब वो सेल आउट करेंगे ना तो उनके पास जो होगी वो वेल्थ जनरेशन, उनके पास पैसे आएंगे तो वो उसको मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेंगे इन वैल्यू एडिंग इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट। तो वो मज़ीद उसको बेहतर बनाएंगे, जो उनका प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, बेहतर टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। इसमें नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है इंडस्ट्री मोर डाइवर्सिफाइड, इंक्रीज इन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूटिलाइज। डाइवर्सिफाइड ये होती है कि मुख्तलिफ तरह की जो इंडस्ट्री है ना वो मुख्तलिफ तरह के तरीके इस्तेमाल करती है और ये देखती है कि कौन सा तरीका बेहतर है जो कम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें वो कह रहा है कि इंक्रीज़ आ जाता है टेक्नोलॉजी यूटिलाइज में। मतलब ये टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन में टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल होने लग जाती है। आगे लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो कह रहा है कि लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट होती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट डेवलप होने लग जाती है, मार्केट बन जाती है एक रीजनल एरिया में जहाँ पहले मार्केट मौजूद नहीं थी। जैसे कि हमने पहली कंडीशंस में इसकी डिस्कस किया तो वो हम ये कह सकते हैं कि जो मार्केट है ना वो बनना शुरू हो जाती है। आगे रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहले जो किसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जो दुश्वारियाँ होती थी वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो उसमें रैपिड डेवलपमेंट होने लग जाती है क्योंकि किसान के पास अपने पास उनके पास वेल्थ जनरेशन होती है। तो फिर वो क्या करते हैं कि उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं लाने ले जाने के लिए भी वो मुख्तलिफ जो है वो सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। आगे पास है हाई मास कंजप्शन, इसमें आ जाता है हाई आउटपुट। ये हमारे पास कैरेक्टराइज है हाई आउटपुट लेवल्स। इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास लेवल जो है ना आउटपुट का वो हाई हो जाता है। मास कंजप्शन ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होती है ना उनकी कंजप्शन होने लग जाती है। हाई प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का जो प्रपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाई प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर, जो सर्विसेज है ना उसमें जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है ना सेक्टर वो ग्रोथ करता है ज़्यादा प्रपोर्शन। जब देखें जब किसान काम कर रहा होगा अगर वो सबसिस्टेंस लेवल पे काम कर रहा है ना तो उसके लिए जो आगे उसके जो हैं लोगों को वो जो उसका काम है ना जो उनका पेशा है वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं लगता तो वो उसमें ज़्यादा नहीं आएंगे, वो वहाँ पे काम करना प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन जब उसमें टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो जाएगी, डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होने शुरू हो जाएंगे, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होनी चाहिए जिससे हमारी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करेगी और जो बेहतर प्रॉफिट हासिल होने लग जाएगा तो लोगों को ये जो हमारे पास ये जो सेक्टर होगा ना लोगों को वो ज़्यादा जो है वो प्रॉफिटेबल लगने लग जाएगा तो वो ज़्यादा काम करना चाहेंगे। तो इस तरह जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रपोर्शन
प्रोपोर्शन इंक्रीज़ करेगा, लोग ज़्यादा विलिंग होंगे काम करने के लिए। कंज्यूमर टिपिकली हैव डिस्पोजेबल इनकम बियॉन्ड ऑल द बेसिक नीड्स फॉर एडिशनल गुड्स। वो ये कह रहा है कि जो डिस्पोजेबल इनकम होती है जिसको हम खर्च कर सकते हैं, वो इनकम जो हम अपने खर्चे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो कह रहा है कि जो टिपिकली जो कंज्यूमर है ना उसके पास जो है वो डिस्पोजेबल इनकम से ज़्यादा पैसे हो जाएंगे अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, और वो एडिशनल गुड्स भी खरीद सकेंगे। इस तरह जो दूसरी इंडस्ट्रियल लेवल है ना वो भी ग्रोथ करेगा। देखें जब जैसे हम अगर बहुत लो लेवल पे एग्जांपल ले ले, तो अगर जो है वो क्या होगा, मतलब ट्रैक्टर वगैरह इस्तेमाल होने शुरू होंगे इंडस्ट्री में, या लोग गाड़ियाँ ख़रीदना शुरू होंगे, तो जो इंडस्ट्रीज़ गाड़ियाँ या ट्रैक्टर डेवलप कर रहे हैं ना, तो उनकी भी जो है वो जो सेल है उसमें इजाफा होगा। तो इट्स मीन्स के वो भी जब ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे उनकी गुड्स को, तो इट्स मीन्स कि उनकी जो इंडस्ट्री है ना वो भी जो है वो डेवलप होगी, ग्रोथ करेगी। तो इस तरह वो भी हमारे पास उसमें भी ग्रोथ आ जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म में हमारे पास आ जाता है स्टेजेस आर नॉट आइडेंटिफाइड प्रॉपरली एज द प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ एंड टेक ऑफ आर सिमिलर आल्सो ओवरलैप। तो वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ है ना और टेक ऑफ कंडीशन दोनों जो है ना वो सिमिलर ही लग रही हैं और ये ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को। उसके बाद रोस्टो मॉडल does not apply to Asian and African countries as the event in these countries are not justified in any stage of his model। वो कह रहा है कि ये जो एशियन और अफ्रीकन कंट्री में जो है ना ये नहीं अप्लाई हो सकता क्योंकि इसमें जस्टिफाइड नहीं है स्टेजेस मॉडल इसमें पहले से कि इवेंट ये जो करेक्टराइज हर एक कंडीशन जो करेक्टर्स के साथ काम कर रही है, तो वो हमारे पास यहाँ पे करेक्टर्स मौजूद नहीं है। आगे हमारे पास हिज मॉडल इज़ बेस्ड ऑन अमेरिकन एंड यूरोपियन हिस्ट्री एंड डिफाइंस द अमेरिकन नॉर्म्स ऑफ हाई मास कंजम्पशन। वो ये कह रहा है कि ये जो मॉडल है ना ये उसने किसको अमेरिकन और यूरोपियन हिस्ट्री को बेस बना कर दिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रैपिड जो है वो डेवलपमेंट रैपिड ग्रोथ हुई है और हाई मास कंजम्पशन का जो एरा आ चुका है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो एशियन और अफ्रीकन कंट्री में ये सारे जो हैं वो स्टेजेस अभी तक ना डेवलप नहीं हो पा रही। आगे है हमारे पास रोस्टो इज़ अ historical in the sense that the end result is known at the outset and is derived from the historical geography of a developed bureaucratic society। वो ये कह रहा है कि ये जो रोस्टो मॉडल है ना ये हिस्ट्रिकल सेंस पे है और ये इसका जो रिजल्ट है ना जैसे कि हम दे सकते हैं कि आउटसाइड ड्रिव्ड है फ्रॉम द हिस्टोरिकल जियोग्राफी। जो जिन जियोग्राफी पे जो है वो हाई मास कंजम्पशन हुई है, हाई डेवलपमेंट हुई है, हाई ग्रोथ हुई है, ब्यूरोक्रेटिक है, वहाँ पे ये जो है वो रोस्टो ने उनको सबको जो है मद्देनज़र रख के ये जो है वो मॉडल दिया था कि इनका जो है वो एशियन अफ्रीकन कंट्री पे जो है ना वो इनकी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। वो फर्दर मैनी रीजंस कि वो यहाँ पे काम नहीं कर सकते क्योंकि ये बेहतर जो है ना इनका करेक्टराइज्ड बेहतर नहीं है कि पहले क्या होना चाहिए फिर क्या होना चाहिए। कुछ जो स्टेजेस हैं वो ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को। तो यहाँ तक हमारा ये जो है वो टॉपिक ख़त्म होता है। आप लोग इस पर नोट्स डेवलप कर सकते हैं और अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।